देश भर में सरसों के तेल के दाम बढ़ रहे हैं। अब इसको लेकर सियासत भी हो रही है। बढ़ते तेलों के दाम पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सफाई दी तो कांग्रेस ने बिना देर किए पलटवार भी किया। उन्होंने सफाई दी और कहा कि खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों के सवाल पर सरकार ने मिलावटखोरों को बंद करा दिया है, इसीलिए सरसों के तेल के दामों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। जमाखोरी और बढ़ती कीमतों पर सरकार की नजर है। सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है। ये भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले का फ़ायदा देश भर के किसानों को होने वाला है जो तिलहन में काम करते हैं, सरसों में काम करते हैं। और लेकिन जो भी भाव बढ़ेंगे उन पर सरकार की निश्चित रूप से पूरी नज़र है। तो नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान पर कांग्रेस ने उन्हें घेरा है। समूची बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। खाद्य तेलों के बढ़ते दामों पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सरकार और बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 50-60 रुपए में बिकने वाला तेल 200 रुपए किलो बिक रहा है और बीजेपी नेता समस्या का हल निकालने की बजाय लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके पास ना तो समझ है, ना नीति है, ना नियत है। ये सिर्फ उद्योगपतियों की गोद में बैठकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। किसी किसान के ट्रैक्टर में डीजल फुल करवा के देख लेना कि कितने का डीजल आता है, और कभी किसी ये गरीब के घर का तेल ला के देख लेना कि कितने का तेल आता है। स्पष्ट है, ना तो इनके पास समझ है, ना नीति है और ना नियत है। और यही नतीजा है कि जब समस्या को समस्या नहीं समझते, चंद चुनिंदा उद्योगपतियों की गोद में बैठ के राजनीति करने का काम करते। और ऐसे कृषि मंत्री के कारण ही मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के किसानों की हालत खराब है और आम मध्यम वर्ग की हालत बद से बदतर होती जा रही। एमपी में आज से मूंग खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कई जिलों के किसानों से संवाद किया है। सीएम शिवराज ने किसानों से कहा कि खरीदी 90 दिनों तक होगी। ऐसे में बारिश के दिनों में किसान खरीदी केंद्रों पर ना जाएं क्योंकि पानी में भीगने से फसलें खराब हो जाती हैं। सीएम शिवराज ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार एक एक दाना खरीदेगी। सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार 4 मंत्र पर काम कर रही है। ज्यादा से ज्यादा उत्पादन, उत्पादन की लागत कम करना, उत्पादन से आमदनी को बढ़ाना, प्राकृतिक आपदा आने पर किसानों को मुआवजा देना। इन चारों में सरकार लगातार काम कर रही है। सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना के भयंकर संकट में भी सरकार ने पिछले साल और इस साल भी रिकॉर्ड खरीदी की है। इसी तरह मूंग की खरीदी भी होगी। नब्बे दिन तक खरीदी जारी रह सकती अगर जरूरत पड़ी तो, और इसलिए कोई हड़बड़ नहीं है कि पहले दिन दौड़ पड़ो। कोरोना भी है, वायरस है, घट रहा है, लेकिन वायरस तो है। तो रजिस्ट्रेशन करा के जब आपको बुलाया जाए तब आप पधारिए। बरसात में आप जानते हैं खुले में खरीदी नहीं हो सकती क्योंकि पानी आ गया तो खराब ही हो जाएगी, और इसलिए खरीदी करनी पड़ेगी शेड में, बंद स्थान पे, और उन्हीं केंद्रों पे जहां हम सुरक्षित मूंग को भंडारण कर सके। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीएसपी नेता अमरीश शर्मा और गुड्डू पंडित को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। 2018 विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से बीजेपी छोड़कर अमरीश शर्मा ने बीएसपी ज्वाइन कर ली थी। बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, अब उन्होंने फिर से बीजेपी ज्वाइन कर ली है। वीडी शर्मा ने कहा कि अमरीश शर्मा की घर वापसी हुई है। अमरीश शर्मा ने कहा कि वो अब पार्टी के लिए काम करेंगे। आज यह सौभाग्य आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, आदरणीय सुहासी भाई साहब, हितानंद जी भाई साहब के निर्देश में हमारे बड़े भाई वीडी भाई साहब के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ। मैं अब आजन्म निष्ठा और ईमानदारी से पूरे जीवन भर भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी जान दूंगा, पूरे जीवन भर निष्ठा से कार्य करूंगा। उनका भारतीय जनता पार्टी में अपने चूँकि परिवार के ही सदस्य हैं, इसलिए उनका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। अपेक्षा करता हूं कि आगामी समय में लार क्षेत्र से लेकर के भिंड जिले के अंदर और पूरे उस अंचल में एक ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के काम के विस्तार में, भारतीय जनता पार्टी के काम को सुदृढ़ करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बनेगी। कांग्रेस के टीकाकरण प्रतिशत कम होने पर आरोप पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया है और पूर्व सीएम कमलनाथ को नेगेटिव न्यूज फैलाने वाले अवसाद से ग्रस्त बता दिया है। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेसी जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं जबकि सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर रही है।
कांग्रेस लोगों को गुमराह करके वैक्सीनेशन रोकने की कोशिश कर रही है। वो केवल दिन भर नेगेटिव अप्रोच क्या हो सकती है, झूठ कैसे बोला जा सकता है, कैसे लोगों को गुमराह किया जा सकता है, टीकाकरण रोकने के प्रयास कर रहे हैं, टीकाकरण करने से ऐसा हो जाता है, ये भ्रम कौन फैला रहा है? ये फैलाने वाले कांग्रेस के यही लीडर्स हैं और इन्हीं के इशारों पर इस प्रकार की बातें समाज के अंदर ये करते हैं ना, ये बिल्कुल करते हैं। ये कभी किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के जहाँ लोग गुमराह और भ्रमित कर रहे हैं वहाँ कभी जाकर के कहें, कहीं जाकर के किसी प्रकार के अवेयरनेस का अभियान लें, वो कभी नहीं। भोपाल जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को कोरोना का टीका लग चुका है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सभी कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है। कलेक्टर ने कहा कि व्यापारियों की बाजार खुलने की मांग को देखते हुए सभी दुकानदारों और उनमें काम करने वाले लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। गुरुवार से बाजार खुलेंगे। हम लोग 45 से ज़्यादा उम्र के लोगों में लगभग 65% से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण करा चुके हैं। इसके साथ ही जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिसमें हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित हैं, उसमें ज़िला प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के सभी लोगों को मिला के लगभग 100% वैक्सीनेशन हम लोग करा चुके हैं। और इसके साथ ही 18 से 45 वर्ष की आयु के बीच के जो लोग हैं उसमें भी वैक्सीनेशन हमारा तेज़ी से जारी है और क्योंकि वो अभी शुरू हुआ है तो लगभग 12% का वैक्सीनेशन हम उसमें भी करा चुके हैं। टीकमगढ़ जिले में टीकाकरण की रफ्तार कम हो गई है। लोग वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने नहीं पहुंच रहे हैं, जिसका खुलासा हालिया जारी आंकड़ों में हुआ है। टीकाकरण अधिकारियों का कहना है कि लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है और कई लोग में ये अफवाह फैली है वैक्सीनेशन से उनकी तबीयत खराब होगी, उनकी मौत हो सकती है। हालांकि वैक्सीनेशन अधिकारी ऐसी अफवाहों पर लोगों से ध्यान नहीं देने की बार बार अपील कर रहे हैं। है और वैक्सीन लगवाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं। और जो लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन आने से कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हल्के बहुत साइड इफेक्ट आते हैं, हाथ दर्द, सर दर्द होना, वो 1-2 दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वैक्सीन लगवाना ही अभी बचाव है और वैक्सीन अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। मेरा यही संदेश है कि सभी लोग भारत में जागरूक होने चाहिए और अपना टीकाकरण करवाना चाहिए, जिस वजह से कोरोना महामारी का इलाज किया जा सके। जिससे आप लगवा के कोरोना से आप लड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अभी हमारी कई भी टीमें जो है इस बारे में भी निरंतर प्रयास कर रही है कि लोगों को कैसे भी जो उनके मन में भ्रांतियां उनको दूर किया जाए। कई तरह के ऑप्शंस उनको दिए जाते हैं, कई तरह के उनको उदाहरण भी दिए जाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे देखिए हम लोगों को लगा है, फिर भी आप जो है ना इसमें आगे आए और सेकेंड डोज के बारे में टीके को लेते हुए अपने आप को पूर्ण सुरक्षित करें। तो ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन को लेकर काफी भ्रम फैला है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी कम है। आम लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन हर संभव कोशिश में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में आज पूर्व कृषि मंत्री और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बेहरई गांव में घर घर जाकर लोगों से वैक्सीन को लेकर चर्चा की। उन्हें समझाया कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन कितना जरूरी है। वैक्सीन सुरक्षित है, इसके लगाने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने भी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज पांडे ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। ये जो टीका लगने के बाद जो महसूस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ी है। तो मेरा ऐसा निवेदन है ग्रामीण जनों से, महिलाओं से, बच्चों से और सारे लोगों से कि टीका जहाँ जैसा अवसर मिलता है वैसा टीका लगाया जाए। एक टीका लगने के बाद भी अगर कोरोना हो जाता है तो आदमी मरेगा नहीं, हो कुछ दिन तकलीफ होने के बाद तो बच जाएगा। इसलिए टीका लगाना अति आवश्यक है और टीकाकरण इसलिए आवश्यक है कि अगर हमारा जीवन सुरक्षित करना है तो टीका बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ कैंप लगा हुआ था, 45 वर्ष से ऊपर वाले को लग रहा था और पंजीयन करवाना था तो बाहर दे रहा था, इस वजह से मैं नहीं लगा पाई। आपको टीका के लेके कोई भ्रम था क्या? नहीं, कोई भ्रम नहीं था और अगर लगवाएंगे तो मैं ज़रूर लगवाऊंगी। बहुत अत्यंत आवश्यक है कि हम कोविड का वैक्सीनेशन करवाएं और इसके लिए जो व्यक्ति डर रहे हैं, जो व्यक्ति दूर जा रहे हैं, जो व्यक्ति भग रहे हैं, तो मेरी आम जनता से अपील है कि ऐसे व्यक्ति को समझाएं कि भाई इसकी लगाने से ही आपकी सुरक्षा हो सकती है। निश्चित रूप से जो लोगों ने भ्रम फैलाया था वो भ्रम दूर भी होगा
और आप सबके माध्यम से, आप चैनलों के माध्यम से भी हम संदेश देने का काम कर रहे हैं। हम अपील भी कर रहे हैं सभी लोगों से कि जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उनके भ्रम में मत जाइए, वैक्सीन लगाइए और अपने जीवन को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, ऐसा हम सब लोग अपील भी करते हैं। आगरमालवा में 4 जून से आशा, ऊषा और ऊषा सहयोगी कार्यकर्ता वेतन वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। आज सुसनेर में रैली निकालकर विधायक राणा विक्रम सिंह के घर पहुंची हैं और जोरदार नारेबाजी की है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सीएम के नाम का ज्ञापन विधायक को सौंपा है। मांगों को विधायक राणा विक्रम सिंह ने जायज बताते हुए मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। आज क्या किया आप लोगों ने? हम आज मंडी में आए, सुसनेर हम आगर से भी आए और सभी दूर से इकट्ठे हुए, थोड़े थोड़े आए हैं कोरोना की वजह से, और हम मंडी में आके फिर यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। किसको दिया? विधायक जी को ज्ञापन दिया हमने। जबलपुर के सिविल लाइन थाना परिसर में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष विजय रजक अंशुल सिंह नाम के व्यक्ति से मारपीट की गई है। इस बीच पुलिस की टीम ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। अंशुल सिंह ठाकुर पुलिस की चालानी कार्रवाई का विरोध करने के लिए थाने पहुंचा था। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष विजय रजक ने अंशुल पर संगठन का नाम खराब करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अंशुल को एनएसयूआई ने 2018 में संगठन के जिला महासचिव पद पर नियुक्त किया था, लेकिन लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उसे संगठन विरोधी गतिविधियों के चलते 31 अगस्त 2019 को संगठन की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी लगातार अंशुल सिंह संगठन के महासचिव पद का इस्तेमाल करता रहा, प्रदर्शन करता रहा और पीड़ित अंशुल की शिकायत पर विजय रजक के साथ उसके 2 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपस में विवाद की स्थिति बनने लगी थी तो मेरे द्वारा व्यक्तिगत लोगों को समझाया गया और दोनों पक्ष एनयूसी अध्यक्ष द्वारा दिए गए आवेदन पत्र की जांच की जा रही है। जो बिंदु आएंगे उस पर विधायी कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में पुलिस पर चेकिंग के दौरान मारपीट के आरोप लगे हैं। घटना माधवगंज थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। यहां पुलिसकर्मी चेकिंग कर रहे थे और इस दौरान एक युवक बिना मास्क के वहां से गुजर रहा था। उसे चोट लगने के बाद स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और हंगामा करने लगे। इस दौरान लोगों की पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। युवक का आरोप है कि पुलिसकर्मी ने मास्क नहीं लगाए होने की वजह से उसके मुंह पर डंडा मार दिया, जिससे उसका खून निकलने लगा। उधर अधिकारियों का कहना है कि चेकिंग के दौरान युवक भागने लगा तो जवानों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान वो सड़क पर गिरकर घायल हो गया, खून निकलने लगा। फिलहाल घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इंदौर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और क्राइम ब्रांच आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बिहार के नालंदा में 7 दिन तक डेरा जमाए रही। आईजी हरिनारायण चारी मिश्र के मुताबिक लॉकडाउन में साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ गई थी। ऐसी एक शिकायत पर पुलिस 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए बिहार गई थी, लेकिन एक ही आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है, दूसरे की भी तलाश जारी है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आईजी के मुताबिक बिहार में कई साइबर ठग गिरोह सक्रिय हैं जो अलग अलग राज्यों में ठगी को अंजाम देते हैं। तौर पे इसमें जो पकड़े गए हैं, जो यहाँ के कुछ मामले आए हैं, उसमें 2 आरोपियों के मुख्य नाम थे, जिसमें एक जो मुख्य आरोपी है पकड़ा गया है। साथ ही साथ लेकिन इनके आने के बाद पता चला है तो कई ऐसे शिकायतें आई हैं जिसमें इनकी भूमिका है। आने वाले दिनों में उसको सत्यापित करके और इसमें कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में नारकोटिक्स विंग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 50 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी गांजा बेचने की फिराक में घूम रहे थे, जिसके बाद नारकोटिक्स की टीम ने आरोपियों को धर दबोचा। जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 50 लाख रुपए है। आरोपी बड़वानी के रहने वाले हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ये 2 आरोपियों से 50 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। एक आरोपी है गोकुल माली और एक नूर अली। दोनों ये बड़वानी जिले में एक बरला गाँव है, वहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ इंदौर के पास में इनको गांजे के साथ में पकड़ा है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि कहाँ से लाए हैं और क्या है नेटवर्क के बारे में, इनसे भी पूछताछ की जा रही है। रीवा में एक मामूली विवाद ने 65 साल के बुजुर्ग की जान ले ली। दरअसल 65 साल का बुजुर्ग दुकान के सामने कुल्फी का ठेला लगाता था, जिसका दुकानदार ने विरोध किया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष शुरू हो गया और लाठियों से पीट कर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। 2 आरोपी फरार हो गए हैं।
5 लोग मिलकर मारे। पहले एक ठो अकेले यहाँ पर आया है, वहाँ मारने वालों का नाम जानते हो? हाँ, नाम साहिल है उसका, का 5वां बेर में अंदर घुस के मारे हैं। तो पुलिस को नहीं बताया था? बुलाया? पुलिस आई थी, ये ले जा रहे हैं हम लोग थे। 2 चक्कर बेचारे आ चुके हैं। पुलिस आ चुकी थी मतलब? हाँ, फिर बाद में फिर लास्ट में घुस के मारे हैं, फिर मर गए। वो हॉस्पिटल भिजवाया तो डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया और प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया है। साथ ही जो उसमें मारपीट करने वाले लोग थे उसमें से एक आरोपी को पुलिस ने अपने रक्षा में ले लिया है। 2 आरोपी हैं, उनकी तलाश पुलिस कर रही है। इंदौर में प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला ने आत्महत्या कर ली। महिला के पास से 3 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है। महिला पिछले 2 सालों से मायके में रह रही थी। सुसाइड नोट में महिला ने अपनी बेटी को हक दिलाने की बात कही। घटना इंदौर के अन्नपूर्णा थाना इलाके के ऊषा नगर की है, जहां रहने वाली विनीता वर्मा की शादी 3 साल पहले महाराष्ट्र के 40 साल के रहने वाले सराफा कारोबारी के साथ हुई थी। लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद पति और सास की प्रताड़ना के कारण महिला अपने मायके लौट आई। लगातार चल रहे झगड़ों के कारण मृतका काफी तनाव में रह रही थी, जिसका जिक्र सुसाइड नोट में भी किया गया है। मारते थे हमारे। क्यों मारते थे, क्या वजह बनी? बस यही घर के मतलब हर टाइम परेशान करना, यही सब चीज़ें। कुछ मांग की हो दहेज की, कोई पैसों की? मांग क्या मांग करते थे? वो सब उसको रिपोर्ट में लिखा उसने। अच्छा। सब उसको करने के बाद भी सब उसके मतलब हर प्रकार से उसके मारा कूटी सब करते थे, दारू पी के मारते थे उसको। मृतिका के परिजन का बताना है कि मृतिका भी 1.5-2 साल से अपने घर मायके में थी ऊषा नगर में। परिवार ससुराल पक्ष से कुछ इनके आपसी विवाद थे। मृतिका की 2 साल की बच्ची है रिद्धि। का कहना है कि मेरी मौत के जिम्मेदार इनके पति ससुराल पक्ष हैं और एक तो मोबाइल द्वारा वीडियोग्राफी भी की गई है मृतिका द्वारा, तो उसको भी जांच के दौरान जब्ती की कार्रवाई की। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि महिला मित्र को लेकर मृतक का आरोपी सोनू विश्वकर्मा से विवाद हुआ था, जिसके बाद सोनू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों से 3 चाकू और बाइक बरामद की है। बड़वानी से 3 तलाक का मामला सामने आया है। पीड़िता ने शहर के कोतवाली थाने में अपने पति की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं इस मामले में आरोपी फरार है। पुलिस के मुताबिक शहर के महार मोहल्ला में रहने वाली उल्फत शेख नाम की महिला ने अपने पति जावेद के खिलाफ केस दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि उसका पति उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था, उसके साथ मारपीट करता था और झगड़े के बाद वो पत्नी को 3 तलाक बोलकर छोड़कर चला गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 3 और 4 के तहत एवं IPC की धारा के तहत उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। सर आरोपी हिरासत में? अभी आरोपी की तलाश की जा रही है। सर 3 तलाक हो चुके इस मामले में? अब वो पूरा महिला ने अभी FIR दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन में पूरा स्पष्ट होगा। बड़वानी के धनोरा गांव में लावारिस हालत में नवजात मिलने का मामला सामने आया है। बच्ची को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक खेत में गांव के कुछ ग्रामीणों को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो नाले के पास बच्ची रो रही थी। बच्ची महज 1 या 2 दिन की बताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई है, जिसके बाद बच्ची को सेंधवा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्ची वैसे स्वस्थ है। कितने दिन की होगी सर? कुछ 1 या 2 दिन की हो सकती है। अच्छा, किन लोगों ने देखा था सर इसे? ये पास के ही रहने वाले हैं। नाले से कुछ दूरी पे मकान है। अच्छा। एक व्यक्ति ट्रैक्टर चला रहा था, उसको रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो मौके पे गया और जाके गांव वालों को बुलाया उन्होंने। फिर पुलिस को खबर करी, हम आए, उसको मौके से लेके और सिविल अस्पताल भर्ती कराया। मुरैना में खनन माफिया कितने बेखौफ है, इसका अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं। जौरा में खनन माफियाओं ने पहले तो लोडेड वाहनों को तेज रफ्तार से दौड़ाया और फिर ट्रॉली को लिफ्ट करके पत्थर सड़कों पर गिरा दिए, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वीडियो के वायरल होने पर वन विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर 3 पत्थर, ट्रैक्टर, ट्रॉली को जब्त किया है। अगर आपको तेज रफ्तार पसंद है, आप MP में रहते हैं या यहां से गुजरते रहते हैं, तो ये खबर आपके काम की है और आपको सावधान करने वाली है। MP में ओवर स्पीडिंग करने वालों पर पुलिस अब सख्त कार्रवाई करेगी, क्योंकि पुलिस के हाथ में लेजर स्पीड गन होगी, जो करीब 1 किलोमीटर दूर से ही स्पीड ट्रैक कर लेगी।
पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर ने बताया कि नेशनल हाईवे पर सड़क हादसों की रोक के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन स्पीड गन आने के बाद सड़कों पर तेज स्पीड से चल रहे वाहनों को दूर से ही पढ़ लिया जाएगा और डेटा फीड होने के साथ ही नंबर प्लेट को भी रीड कर लिया जाएगा। हाई स्पीड को हमें अंकुश लगाना होगा, लोगों को समझाना होगा और इस तकनीकी यंत्र का इस्तेमाल अभियान के रूप में समय समय पर जगह जगह पर बदल के जगह को करना पड़ेगा और ये प्रदेश व्यापी होना चाहिए। जो यातायात के नियम है उसके अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई, चालानी कार्रवाई की जाएगी। नीमच में आपराधिक मामलों में जब्त वाहन विभाग की लापरवाही के कारण थानों में पड़े कबाड़ में तब्दील हो गए हैं, लेकिन विभाग की तरफ से इनकी नीलामी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। साथ ही इन वाहनों के कारण थानों में जगह भी बेवजह गिरी है, साथ ही सरकार को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला का कहना है कि पिछले 1 साल से सभी कोरोना से व्यस्त है और अब जल्द ही नीलामी की प्रक्रिया कराई जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शासन को है ये ऐसे वाहन जो है नीलाम करके जो है जो उससे पैसा आए वो अपने खाते में रखना चाहिए और यदि कोई व्यक्ति उसमें बरी हो जाता है, वैसे एनडीपीएस के प्रकरण में अधिकतर जो है सजा ही मिलती है तो वो शासन के आय का एक साधन हो जाएगा। परंतु और यदि कोई बरी हो जाता है तो उसको उसके वाहन की उचित कीमत भी मिल जाएगी। यदि झूठा प्रकरण बना है तो ऐसे में उस व्यक्ति का नुकसान भी नहीं होगा और शासन का भी नुकसान नहीं होगा।